आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे झज्जर। और एग्जाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ हम इसमें जानेंगे और पूरी डिटेल से जानेंगे, कोई चीज़ हमसे बचे नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है झज्जर। झज्जर डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि झज्जर का नाम झज्जर कैसे पड़ा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में जानते हैं और जिससे याद करने में आसानी होगी। सीक्वेंस में जानेंगे किसका नामांकन कैसे हुआ, गठन कब हुआ, यहाँ पे तहसील कौन कौन सी है, विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं, उसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ यहाँ पे हुई हैं, और सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके नामांकन की, क्योंकि हमने जो भी जिले पढ़े हैं सबसे पहले हम उसका नामांकन पढ़ते हैं। नामांकन की अगर बात की जाए तो इसके बारे में दो चीज़ें हैं जो प्रचलित रहती हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनकी वजह से इनका नाम झज्जर पड़ा था। सबसे पहले तो छज्जूराम जाट, ऐसा बताया जाता है कि छज्जूराम जाट के कारण इसका नाम छज्जूराम जाट के कारण, ऐसा बताया जाता है छज्जूराम जाट के कारण इसका नाम झज्जर पड़ा था। क्योंकि अगर हम इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको छज्जू नगर के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरा एक जोजू जाट था, ऐसा बताया जाता है कि इसके कारण इसका नाम झज्जर पड़ा था। तो ये दो कारण हैं। अगर हम संस्थापक की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, झज्जर की स्थापना किसने की थी, संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें यही दो नाम ऐसे हैं जो मिलते हैं। सबसे पहले बात तो यह बताया जाता है कि छज्जूराम जाट ने इसको बसाया था। ऐसा बताया जाता है कि छज्जूराम जाट ने इसको बसाया था। और एक दूसरी जगह हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि जो ये झोजूराम है, जो ये झोजूराम है, इसने भी ऐसा बताया जाता है कि इसने मोहम्मद गोरी से रिक्वेस्ट की थी कि मोहम्मद गोरी से इसने रिक्वेस्ट की थी कि यहां पर वो एक गांव बसाए या फिर झज्जूराम जाट। एक तो बताया जाता है कि छज्जूराम जाट ने इसको बसाया था। दूसरी जो ज्यादा जो प्रचलित है वो ये है कि झज्जूराम जाट ने मोहम्मद गोरी से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर इसको बसाने का काम करे, यहाँ पर एक गांव बसाने का काम करे। तो फिर ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने इसको बसाया था। मोहम्मद गोरी ने इसको बसाया था झज्जूराम जाट की रिक्वेस्ट पर। तो ये चीजें हैं जो इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में इसका गठन कब हुआ था। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसका गठन कब हुआ था।
गठन, क्योंकि ये बात हुई, ये तो हो गई पहले की बात, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाने वाला नहीं है कि किसने बसाया था और कब बस कैसे बसाया था। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हरियाणा में इसके गठन को लेकर के पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं हरियाणा में इसके गठन की, तो हरियाणा में इसका गठन 15 जुलाई 1997 में हुआ था। और इस दिन ये अकेला डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, इस दिन 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, एक फतेहाबाद था, एक ये झज्जर था। अगर बात की जाए कि ये किससे अलग होकर के बना है, तो ये रोहतक से अलग होकर के बना है, रोहतक से अलग होकर बना है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि उस टाइम सीएम कौन थे, तो उस टाइम सीएम बंसीलाल जी थे। बंसीलाल जी उस टाइम सीएम थे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सीएम कौन थे, तो बंसीलाल जी उस टाइम पे सीएम थे। अब हम बात करते हैं कि जब जनगणना हुई थी तो इसकी जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या आपको एग्जैक्ट नंबरों में याद नहीं रखनी है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछे जाएंगे। तो 2011 के जनगणना में इसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम थी, 10 लाख से कम थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1834 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये थी झज्जर के बारे में कुछ बेसिक सी बात कि इसका नाम झज्जर कैसे पड़ा, इसकी स्थापना किसने की, और हरियाणा में इसका गठन कब हुआ था और किस डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठ करके बना था और उस टाइम सीएम कौन थे। ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तहसील कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम विधानसभा सीट देख लेते हैं, उसके बाद तहसील देख लेंगे। तो विधानसभा सीट यहाँ पे 4 है। विधानसभा सीट यहाँ पे 4 है और ये याद रखना है कि हरियाणा की एकमात्र झज्जर ऐसी विधानसभा सीट है जो रिजर्व है और जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। ना 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो खुद की सीट है वो रिजर्व नहीं है, और सीट तो रिजर्व है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सीट है जो खुद डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है और रिजर्व है। यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो 4 है। एक तो झज्जर खुद है, झज्जर खुद है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आरक्षित सीट है, तो ये याद रखना है कि झज्जर ही आरक्षित सीट है। उसके अलावा बादली है और बहादुरगढ़ है और बेरी है। तो ये थी यहाँ की विधानसभा सीटें। 3 का नाम तो वैसे है, बादली, बहादुरगढ़, बेरी। अगर तहसील की बात की जाए, तो तहसील यहाँ पे 5 है। 4 तो यही है जो विधानसभा सीटें हैं, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली, और जो अगली यहाँ की तहसील है वो है मातनहेल। ये यहाँ की तहसीलें हैं। अगर उप तहसील की बात की जाए
उप तहसील की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही उप तहसील है, वो है सालावास। सालावास, सालावास है वो। सालावास यहाँ की उप तहसील है। तो ये थी यहाँ की तहसील और उप तहसील। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और 5 तहसीलें हैं, 1 उप तहसील है। अब हम बात करते हैं कि इसका पुराना नाम क्या है। पहले ही बात कर लेनी थी हमें। पुराने नाम की अगर बात की जाए तो इसको छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। पुराने नाम की अगर बात की जाए तो इसको छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा अगर इसके उपनाम की बात की जाए, उपनाम की हम बात करते हैं तो इसको शहीदों का नगर कहा जाता है। शहीदों का नगर, शहीदों का गांव नहीं, शहीदों का नगर इसको कहा जाता है। और दूसरा, यहाँ की जो सुराही है वो बहुत फेमस है, तो इसलिए इसको सुराही का नगर भी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये थे इसके 2 उपनाम। अब हम बात करते हैं यहाँ के उद्योगों की। उद्योग की बात की जाए तो उद्योग यहाँ पे अच्छे खासे हमें देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा जो उद्योग हैं वो हमें बहादुरगढ़ में देखने को मिलेंगे। ये याद रखना है कि झज्जर की जो औद्योगिक नगरी है वो बहादुरगढ़ को कहा जाता है। उद्योग की बात अगर की जाए तो सबसे पहले यहाँ का जो सैनिटरी उद्योग है वो बहुत फेमस है। सैनिटरी उद्योग बहुत फेमस है। उसके अलावा सूर्य और रोशनी बल्ब बहुत फेमस है यहाँ पर। सूर्य रोशनी बल्ब बहुत फेमस है यहाँ का। उसके अलावा एक जापान की कंपनी है जो टायर बनाती है, उसका उद्योग भी यहाँ पर है। योगो टायर उद्योग। अगर हमसे पूछ ली जाए कि ये कंपनी कहाँ की है तो याद रखना है कि ये कंपनी जापान की है, जापान की है। उसके अलावा यहाँ की रिलैक्सो चप्पल उद्योग, रिलैक्सो चप्पल उद्योग भी यहाँ का बहुत फेमस है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्सो चप्पल पहनी जाती है, तो रिलैक्सो चप्पल उद्योग भी यहाँ का बहुत फेमस है। उसके अलावा पार्ले जी बिस्किट सभी ने कही होगी, तो यहाँ की पार्ले जी बिस्किट भी यहीं पर है। पार्ले जी बिस्किट भी यहीं की बहुत फेमस है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ का सीमेंट उद्योग भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 3 सीमेंट की कंपनियां, 3 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की। सबसे पहले जेके सीमेंट, उसके अलावा जेके अल्ट्राटेक और एक और है। तो यहाँ पे 3 वंडर। तो यहाँ पर ये 3 सीमेंट की फैक्ट्री है, याद रखना है। सीमेंट उद्योग भी है यहाँ पर फेमस है क्योंकि इससे पहले हरियाणा के 2 सीमेंट उद्योग फेमस थे और वो दोनों बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमेंट बनाया जाता है, इसलिए यहाँ का सीमेंट उद्योग फेमस है।
उसके अलावा यहाँ पर मारुति के पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, मारुति जो कंपनी है उसके पार्ट्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो मारुति के पार्ट्स यहाँ बनाए जा रहे हैं, तो मारुति पार्ट्स उद्योग भी यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरावली तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। देख लेते हैं। अरावली तापीय विद्युत ऊर्जा, अगर हमसे पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हमसे पूछ ली जाए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो याद रखना है 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। उसके अलावा यहाँ पर एक और है महात्मा गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा, और इसकी जो स्थापना है वो 2012 में की गई थी, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1320 है, रखना है। महात्मा गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा, और इसकी जो स्थापना है वो 2012 में की गई थी, और अगर हमसे कैपेसिटी पूछ ली जाए तो 1320 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। तो ये थे यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जिनके बारे में हमने बात की कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की, कि ये कहाँ पड़ता है, किस किस के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले भौतिक स्थिति की बात की जाए, भौतिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हरियाणा के केज डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले तो रोहतक से अलग होकर के बना है, तो रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, और उसके अलावा ये गुड़गांव के साथ अपनी सीमा साझा करता है, रेवाड़ी और गुरुग्राम। और उसके अलावा ये एक यूपी, दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये तो हो गई इसकी सीमा साझा करने की बात। अब अगर बात की जाए कि ये किस भौतिक प्रदेश में पड़ता है, तो ये कछार भौतिक प्रदेश में पड़ता है। कछार भौतिक प्रदेश में पड़ता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे नदी कौन सी निकलती है, यहाँ पे नदी कौन सी है, तो यहाँ पे एक नदी है जो मौसमी नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। उसका जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तब जा करके वो झज्जर तक आती है, अन्यथा वो विलुप्त हो चुकी है, कृष्णावती। याद रखना है कि वैसे तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जब बरसात बहुत ज्यादा आती है तब जा करके झज्जर तक पहुंचती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, सिंचाई यहाँ पर पश्चिमी यमुना कैनाल द्वारा की जाती है। पश्चिमी यमुना कैनाल के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है।
उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मुख्य फसल कौन सी उगाई जाती है, इसकी झज्जर की जो मुख्य फसल है, अगर मुख्य फसल की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं और कपास उगाए जाते हैं। गेहूं और कपास की फसल यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मृदा कैसी है, तो मृदा यहाँ पर जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है और उसके अलावा अपेक्षाकृत दोमट मृदा भी पाई जाती है। तो ये दो मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर दो उत्कृष्टता केंद्र भी हैं। एक तो फल उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ पर, फूल उत्कृष्टता केंद्र है, फूल उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ पर। और उसके अलावा रंगीन मछली की हैचरी है यहाँ पर। बात की जाए तो रंगीन मछली की हैचरी भी यहीं पर है। हमने देखा कि किस किस के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कौन सी मृदा पाई जाती है और यहाँ पर मुख्य फसल कौन कौन सी उगाई जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं, उनकी बात कर ही रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, एक तो है भिंडावास, भिंडावास है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना 1986 में हुई है। और दूसरा है यहाँ पर खापरवास, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना 1987 में हुई है। तो ये दो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। उसके अलावा एक चीज हमें याद रखनी है कि जो भिंडावास है इसको हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, याद रखना है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये इसको कब दिया गया था तो ये 2021 में दिया गया है। 2021 में इसको हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से कौन कौन से परिवहन से, अगर बात करें कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं तो हम परिवहन से देखते हैं। तो यहां से एक तो केएमपी गुजरता है, केएमपी, एक्सप्रेस वे गुजरता है यहां से। और उसके अलावा NH9 गुजरता है यहां से, NH9 गुजरता है यहां से। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो NH352 गुजरता है यहां से और 334B गुजरता है। NH9, NH352 और NH352 गुजरता है और NH334B ये नेशनल हाईवे गुजरते हैं यहां से।
तो ये बात की हमने इसके क्या नाम है, परिवहन के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में और यहाँ की भौतिक स्थिति के बारे में हमने बात की। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे इसके इतिहास के बारे में कि इतिहास में इसका कितना क्या रोल है, कितना कुछ इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ पे 3 रियासत हुई है। हमने उनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि उन 3 रियासतों की स्थापना कब हुई और 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो 1857 की क्रांति में क्या उन्होंने भाग लिया था, और अगर भाग लिया था तो वहां से किसने उनका नेतृत्व किया था, सिर्फ इतना जानेंगे। तो इतिहास की बात की जाए तो यहां से सिर्फ इतिहास की बात करते हैं तो यहां से सिर्फ 3 रियासतें हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो झज्जर रियासत है, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि झज्जर रियासत की स्थापना कब हुई, ये याद रखना है क्योंकि हम 3 रियासत पढ़ने वाले हैं। तीनों रियासतों की स्थापना एक ही टाइम पे हुई है, 1806 में। तीनों जो रियासतें हैं उनकी जो स्थापना है वो एक ही टाइम पे हुई है और वो है 1806 में। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी तो नवाब नजाबत खान ने इसकी स्थापना की थी। नवाब नजाबत खान। तो ये याद रखना है कि झज्जर जो रियासत है उसकी 1806 में जो स्थापना है वो नवाब नजाबत खान ने की थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि 1857 में इसका नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि अभी हम बात कर लेते हैं, सिर्फ 2 चीज याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, और 1857 में इसका नेतृत्व किसने किया था। 1857 में इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 में इसका नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। अब्दुल रहमान खान ने किया था। इसका जो 1857 में इसका जो नेतृत्व है वो अब्दुल रहमान खान ने किया था। उसके अलावा यहाँ पे दुजाना रियासत है, दुजाना रियासत है, ये भी 1800, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया कि यहाँ पे जो भी रियासतें हैं उनकी जो स्थापना है वो 1806 में हुई है। और बात करें दुजाना रियासत की, दुजाना रियासत की बात करते हैं। दुजाना रियासत भी उसी टाइम पे बनी थी और इसकी जो स्थापना है, स्थापना वही है 1806, और इसको बसाया था अब्दुल रस्मत खान। अब्दुल रस्मत खान ने इसको बसाया था। और उसके अलावा अगर 1857 क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वही है कि 1857 में इसकी जो नेतृत्व वो किसने किया था, तो याद रखना है 1857 में नेतृत्व हसन अली ने किया था। हसन अली ने 1857 में इसका नेतृत्व किया था। उसके अलावा बहादुरगढ़ रियासत है, बहादुरगढ़ रियासत है, इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना भी इसी टाइम पे हुई थी और इसको इस्माइल खान ने इसकी स्थापना की थी। और फिर हमारा अगला सवाल वही है कि 1857 में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में इसका जो नेतृत्व है वो बहादुर जंग खान ने किया था। बहादुर जंग खान ने 1857 में इसका नेतृत्व किया था। तो ये थे
यहाँ से इतिहास से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे 3 रियासतें हैं। कब इनकी स्थापना की गई, स्थापना एक ही 1806 में 3 रियासतों की स्थापना हुई, और किस किस ने स्थापना की है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि 1857 में किस ने इनका नेतृत्व किया है। अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे यहाँ के मंदिरों की। मंदिर की बात की जाए, मंदिर की बात करें तो यहां पर ठाकुर द्वार मंदिर है, ठाकुर द्वार मंदिर है। और हमसे अगर पूछ लिया जाए ये किस गांव में है, तो ये पुतानी गांव में है। पुतानी गांव में है। उसके अलावा यहां पर जगन्नाथ मंदिर है, और उसके अलावा यहां पर रुड़मल मंदिर है। रुड़मल मंदिर है। और ये बेरी गांव में है। अगर बेरी का जिक्र आया तो हम बात कर लेते हैं कि जो बेरी गांव है, इसको याद रखना है कि इसका एक उपनाम भी है, इसको अमीरों का गांव कहा जाता है। अमीरों का गांव फिर या फिर धनाढ़यों का गांव भी इसको कहा जाता है। रुड़मल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और उसके अलावा यहाँ पर एक भीमा देवी मंदिर भी है। भीमा देवी मंदिर भी है यहाँ पर, और इस भीमा देवी मंदिर के बारे में कई सारी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। ऐसा बताया जाता है कि पांडव जो भीम था वो माता की मूर्ति को अपने कांधों पर रख करके ला रहा था। वहां से जब वो मूर्ति चली थी तो उसके माता की एक शर्त थी भीम से कि तुम मुझे कुरुक्षेत्र से पहले उतारोगे नहीं। भीम इस बात पर राजी हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कई अलग अलग चीजें इसके बारे में देखने को मिलती हैं। तो यह है कि भीम को प्यास लगी थी वहां पर, और प्यास के कारण उसने उस मूर्ति को नीचे रख दिया था, और फिर वहां पर उसने पानी पिया था। एक जगह यह भी बताया जाता है कि माता ने उसको एक खूबसूरत कन्या दिखाई थी, जिसकी वजह से उसने मूर्ति को नीचे रख दिया था और खूबसूरत कन्या के पीछे लग गया था। लेकिन जो भी हो, उसने उस मूर्ति को वहां रख दिया था, और फिर ऐसा बताया जाता है कि वहां से मूर्ति उठी ही नहीं, और यहीं पर उसका मंदिर बना दिया गया। तो ये जो मंदिर है ये भी बेरी गांव में ही है, बेरी गांव में ही है ये मंदिर भी। और अगर बात की जाए कि इसको किसने बनवाया था, तो इसको गंधारी ने बनवाया था। गंधारी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मंदिर तो हर जगह बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मंदिर। अब हम आगे देखते हैं यहाँ के मेले, यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं। मेलों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, यहाँ भीमा देवी मंदिर मेला लगता है। भीमा देवी का मेला लगता है, और ये इसी गांव में लगता है। बेरी गांव में मंदिर है तो यहीं पे लगेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर गरीबदास का मेला लगता है।
गरीबदास एक बहुत बड़े संत हुए हैं। जब हम इसका व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब जाकर इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत बड़े संत हुए हैं गरीबदास जी, और इनका जो मेला है ये छुड़ानी गांव में लगता है। छुड़ानी गांव में गरीबदास जी का मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। पशुओं का मेला लगता है और ये लगता है जहाजगढ़ में। पहले इसका नाम जॉर्जगढ़ था। जॉर्जगढ़ था। जॉर्ज थॉमस एक लुटेरा था जो आयरलैंड से आया था। उसने इसको बसाने का काम किया था। तो याद रखना है, जॉर्ज थॉमस था और ये आयरलैंड का था। उसने जॉर्जगढ़ को बसाने का काम किया था, लेकिन हम नाम बदलने में बहुत आगे हैं तो हमने जॉर्जगढ़ का जहाजगढ़ कर दिया। तो यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर श्याम जी का मेला लगता है और वो श्याम जी का मेला दुलबंदन माजरा में लगता है। श्याम जी का मेला लगता है यहाँ पर। और अगर बात की जाए ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये बच्चों के मुंडन के लिए फेमस है। बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बच्चा पैदा होता है और उसके बाद में इस मेले में उसका मुंडन करा दिया जाए तो बड़ा होकर के एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। अब इसका क्या रिजल्ट है वो तो यहाँ के लोग जाने कि क्या रिजल्ट है इसका। आगे हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षा संस्थान की। यहाँ पे कौन कौन से शिक्षा संस्थान है। शिक्षा संस्थान की बात करते हैं। बात करते हैं शिक्षा संस्थान की। शिक्षा के संस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। जगन्नाथ विश्वविद्यालय। ये झज्जर में है। उसके अलावा यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा सैनिक स्कूल है। तीसरा सैनिक स्कूल है। और अगर उसके बात की जाए तो यहाँ पर एक परमाणु रिसर्च केंद्र भी है। परमाणु रिसर्च केंद्र है यहाँ पर। और परमाणु रिसर्च केंद्र परमाणु रिसर्च सेंटर है यहाँ पर। अगर बात की जाए ये कहाँ है तो ये जसोर खेड़ी गांव में है।
जसोर खेलगांव में है। उसके अलावा यहाँ पर एक कैंसर संस्थान भी है। कैंसर संस्थान भी है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत पुराना गुरुकुल भी है, एक गुरुकुल भी है जिसकी स्थापना 1915 में की गई। तो ये यहाँ के इम्पोर्टेंट शिक्षा व संस्थान हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। हमने शिक्षा संस्थान देखा, यहाँ पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, जवाहर नवोदय विद्यालय है। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा सैनिक स्कूल है और एक यहाँ पर परमाणु रिसर्च सेंटर है। तीसरा जो सैनिक स्कूल है, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ये कलोई गांव में है। कलोई गांव में है। अब हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल या फिर यहाँ के जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं, या तो पर्यटन स्थल या फिर यहाँ पे जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं उन सभी की हम बात करेंगे। कौन कौन से पर्यटन स्थल या फिर ऐसे हैं जो प्रसिद्ध स्थल हैं, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर प्रतापगढ़ फार्म है। प्रतापगढ़ फार्म है। उसके अलावा यहाँ पर रतनगढ़ फार्म है। प्रतापगढ़ फार्म है, रतनगढ़ फार्म है और यहाँ पर एक भिंडावास झील है। भिंडावास झील है और ये टापू और पक्षियों के लिए फेमस है, ये याद रखना है। टापू और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 250 प्रकार के पक्षी रहते हैं। 250 प्रकार के पक्षी रहते हैं, इसलिए इसको पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, टापू और पक्षियों के लिए। और ये इसका जो नज़ारा है देखने में बहुत सुंदर है, तो इसलिए यहाँ के लोग इसे सुंदर झील के नाम से जानते हैं। सुंदर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक गोरैया पर्यटन स्थल है। गोरैया पर्यटन स्थल, गोरैया पर्यटन स्थल है। और उसके अलावा यहाँ पर छुड़ानी धाम भी है। छुड़ानी धाम, छुड़ानी धाम और ये छुड़ानी गांव में है। और ये संत गरीबदास से संबंधित है, ये लिख लेते हैं। संत गरीबदास से संबंधित है। ऐसा बताया जाता है कि जो संत गरीबदास है, इन्होंने बहुत ज्यादा दासों को आजाद किया था, छुड़ाया था, इसलिए इसका नाम संत गरीबदास पड़ गया है। उसके अलावा काजी की प्रसिद्ध मस्जिद है। यहाँ पर काजी की मस्जिद है। काजी की मस्जिद है जिसके संस्थापक हफीजुद्दीन खान है। हफीजुद्दीन खान ने इसको बनवाया था। हफीजुद्दीन खान ने इसको बनवाया था। यहाँ पे काजी की मस्जिद है। उसके अलावा
यहाँ पर एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। पुरातात्विक संग्रहालय है और इसको 1959 में बनाया गया था। इसको अगर हमसे पूछ ली जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की थी संत ओमानंद सरस्वती ने। ओमानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा यहाँ पर एक बुआ का गुंबद भी पाया जाता है। बुआ का गुंबद भी पाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यह प्रेम का प्रतीक इसको माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि मुस्तफा कलाल की इकलौती बेटी जिसका नाम बुआ था, उसे किसी लकड़हारे से प्रेम हो गया था और बाद में उसकी शादी उससे हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो लकड़हारा मर जाता है। तो यहाँ पर वो जो बुआ नामक जो लड़की है वो जाकर के रोती है, तो इसलिए इसका यहाँ पर एक गुम्बद का निर्माण कर दिया जाता है और उसी को फिर बुआ के गुम्बद के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक दरगो वाला तालाब भी है। दरगो वाला तालाब, और इसकी खास बात यह है कि ये अष्टकोणीय है, 8 भुजाएं हैं, 8 कोण है। ये अष्टकोणीय है और इसके पास में ही एक मस्जिद है और इसी के पास में एक बारादरी है। एक बारादरी है, यहीं पे एक दीवार है जिस दीवार पे शिलालेख मिला है। तो यहाँ पे एक दीवार है और ये भी लिख लेते हैं, दीवार पे एक शिलालेख मिला है जिसमें यह बताया गया है कि इसका जो निर्माण है वो जहांगीर के समय में हुआ है। जहांगीर के समय में इसका निर्माण हुआ है। 1626 में इसका निर्माण बताया जाता है। 1626 में इसका निर्माण बताया जाता है। उसके अलावा शाह गाजी कमल की दरगाह है यहाँ पर, ये भी याद रखना है। शाह गाजी कमल की दरगाह है। यह एक अरबी था, अरबी यात्री कह सकते हैं, जो भी था यह एक अरबी था। उसके अलावा यहां पर एक बालू वाली धाम सतली भी है। बालू वाली धाम सतली, इसको बालू वाली धाम सतली इसलिए बताया जाता है क्योंकि बालू का बहुत बड़ा ढेर है जिसके ऊपर इसको बनाया गया है। उसके ऊपर दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर गुंबद है और उन गुंबदों पे किसी प्रकार की कोई आकृति वगैरह बनाई गई है, तो इसको बालू वाली धाम सतली के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक खुर्शीद महल भी है। खुर्शीद महल, जिसको जनाना महल के नाम से भी जाना जाता है। खुर्शीद महल, खुर्शीद महल, इसी को जनाना महल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1919 में की गई है। उसके अलावा यहाँ पर बुआ हसनी का तालाब भी है। उसके अलावा यहाँ पर
वो हसनी का तालाब है, और ये भी जहांगीर के टाइम पे ही बनाया गया है। 1625 में इसकी स्थापना बताई जाती है। 1625 में इसकी स्थापना बताई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन भी है। यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन है, जिसकी जो आकृति है वो मस्जिद नुमा है। देखने में ये मस्जिद नुमा लगता है। और अगर बात की जाए तो इसको 16वीं सदी में अब्दुल रहमान खां के द्वारा बनवाया गया था। 16वीं सदी में अब्दुल रहमान खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक बाग वाली कोठी भी है। यहाँ पर एक बाग वाली कोठी भी है, जिसको ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। इसको 1912 में बनवाया गया था। तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल, जो या पर्यटन स्थल कह लीजिए, या फिर आप प्रसिद्ध धाम वगैरह जो भी आप कह सकते हैं वो कह लीजिए। ये थे यहाँ के प्रसिद्ध चीजें जिनके बारे में हमने पढ़ा, और ये तकरीबन हम 15 पढ़ चुके हैं। एक इनसे अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं वो यही हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी प्रसिद्ध पर्सनालिटीज मिली हैं। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध पर्सनालिटीज की, कि यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा के बारे में, जो हरियाणा के प्रथम सीएम रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और ये बेरी गांव से बिलोंग करते हैं। ये भी हमें याद रखना है कि ये बेरी गांव से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा ये 2 जगह के गवर्नर भी रहे हैं। 1977 से 1980 तक ये उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं। उन्नीस सौ 77 से 1980 तक ये उड़ीसा के गवर्नर रहे, और 1980 से 1984 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे। मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे। तो ये बहुत खागड़ नेता है, यहाँ के बहुत जानी मानी हस्ती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं श्री राम शर्मा की। यहाँ पर एक श्री राम शर्मा भी मिलते हैं। श्री राम शर्मा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी है। उसके अलावा ये एक इतिहासकार भी है। हरियाणा के इतिहास के ऊपर इसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। ये याद करते हैं, लिख लेते हैं। हरियाणा के इतिहास पर इसने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और इसकी सबसे जो फेमस किताब है वो है नवरत्न। नवरत्न इसकी बहुत फेमस किताब है, तो इसके बारे में भी हमको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पंडित बस्ती राम है। पंडित बस्ती राम है,
जो सुल्तान खेड़ी गांव से आते हैं और एक आर्य समाजी हैं। जो खेड़ी सुल्तान गांव से हैं और एक बहुत बड़े आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो श्री राम शर्मा को ग्रैंडमैन ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसको श्री राम शर्मा को याद रखिएगा, ग्रैंडमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है श्री राम शर्मा को। पंडित नेकी राम। उसके अलावा बात करते हैं, यहां से बजरंग पूनिया जी आते हैं। बजरंग पूनिया जी ये एक प्रसिद्ध रेसलर है। प्रसिद्ध रेसलर है और इसने भारत के लिए पदक भी जीते हैं, कई पदक इसने जीते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से कनिष्का धनखड़ है। कनिष्का धनखड़ कनिष्का धनखड़ है। ये पूर्व मिस इंडिया रही है, तो इसके बारे में भी याद रखना है कि ये पूर्व मिस इंडिया रहे हैं। उसके अलावा यहां से प्रोफेसर शेर सिंह हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, पूर्व रक्षा मंत्री। प्रोफेसर शेर सिंह पूर्व रक्षा मंत्री शेर सिंह, जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं शेर सिंह। उसके अलावा बजरंग पूनिया, और इससे अगर पूछ लिया जाए किस गांव से, कि खुंडन गांव से, याद रखना, खुंडन गांव से हैं प्रोफेसर शेर सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वीरेंद्र सहवाग यहीं से हैं। वीरेंद्र सहवाग आप सभी जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर हुए हैं जो भारत के लिए ओपनिंग किया करते थे, और ये झज्जर से इनका संबंध है और बाद में फिर ये नजफगढ़ में सेटल हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दलवीर सुहाग को याद रखना है। दलवीर सुहाग ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। थल सेना, ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। और अगर पूछ लिया जाए ये कहां से है, तो बिशनवास गांव से याद रखना है। बिशनवास गांव झज्जर से बिलोंग करते हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा यहां से अभी 2024 में भारत के लिए पहली ऐसी महिला बनी जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते, वो मनु भाकर। तो मनु भाकर जी यहां से हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते
और इसी के साथ में ये ऐसी पहली महिला बन गई जिसने एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं भारत के लिए। और बात की जाए तो ये एक प्रसिद्ध शूटर है, शूटिंग का गेम है जो ये खेलती हैं। प्रसिद्ध शूटर है ये, गन शूटिंग ये करते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो पीछे भी हम पढ़ करके आए हैं संत गरीबदास, उनका संबंध भी यहीं से है। संत गरीबदास का जो संबंध है वो भी यहीं से है। और अगर बात की जाए कि उसका जन्म कब हुआ था, संत गरीबदास के जन्म की बात की जाए 1717 में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1778 में इसकी मृत्यु हुई थी। और ये 18वीं सदी के बहुत प्रसिद्ध संत हैं। 18वीं सदी के ये प्रसिद्ध संत हैं। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसके उपासक थे तो ये निर्गुण राम के उपासक थे। निर्गुण राम के ये उपासक हैं। उसके अलावा अब ऐसा कुछ है नहीं जो हमने जज्जर से पढ़ा नहीं, क्योंकि सारा ही कुछ है जो हमने पढ़ लिया है। पर हम एक बार नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उस पर और नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने जज्जर का नामांकन पढ़ा कि इसका नाम जज्जर क्यों पड़ा था। सेठ छज्जूराम के कारण जोजूराम जाट ऐसा बताया जाता है कि उसका भी जिक्र मिलता है। उसके अलावा स्थापना की बात की जाए, इसके संस्थापक कौन है तो छज्जूराम जाट को भी माना जाता है। और जोजूराम की रिक्वेस्ट पे मोहम्मद गोरी ने बसाया था इसको, ऐसा भी माना जाता है। उसके अलावा हरियाणा में इसका गठन 15 जुलाई 1997 को हुआ था। और इस दिन 2 जिले बने थे, एक ये था, एक फतेहाबाद था। रोहतक से अलग होकर के बना है। और उस टाइम सीएम बंसीलाल थे। जनसंख्या की बात की जाए तो 10 लाख से कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ की विधानसभा सीट तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीट हैं। और जज्जर जो नाम से डिस्ट्रिक्ट के नाम पर एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जो आरक्षित है। उसके अलावा बावली, बहादुरगढ़ और बेरी है। तहसील यहाँ पे 5 को, जज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बावली और मातन है। उप तहसील यहाँ पे एक है सालावास, और इसका पुराना नाम छज्जू नगर है। उपनाम इसके 2 हैं, शहीदों का नगर और सुराही के नगर के नाम से इसको जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ के उद्योग धंधों की हमने बात की, सैनिटरी उद्योग यहाँ का फेमस है, सूर्य रोशनी बल्ब उद्योग और योको टायर उद्योग, रिलैक्सो चप्पल का उद्योग और पार्ले जी बिस्किट, और यहाँ का सीमेंट उद्योग भी फेमस है। एक हमसे रह गया है जो भट्टा है ना, भट्टा, ईंटों वाले भट्टा, वो हरियाणा में सबसे ज्यादा झज्जर में है, तो ये भी लिख लेंगे। भट्टा उद्योग या फिर ईंट उद्योग, क्योंकि हरियाणा में सबसे अधिक भट्टा अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो वो झज्जर में है, वो झज्जर में है, ये भी हमको याद रखना है। उसके अलावा मारुति पार्क यहाँ बनाए जा रहे हैं। अरावली तापीय विद्युत ऊर्जा यहाँ पर है, 2007 में बनाया गया था, 1500 मेगावाट है। और महात्मा गांधी है, 2012 में बनाया गया, 1320 वाट इसकी क्षमता है। उसके अलावा बात की जाए तो इसकी भौतिक स्थिति क्या है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा बनाता है और यूटी के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो कौन से प्रदेश में आता है, कच्छार प्रदेश में आता है। नदी की बात की जाए तो नदी वैसे तो यहाँ है नहीं, कृष्णा नदी जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तब यहाँ तक पहुंचती है, वैसे कृष्णा नदी भी लुप्त हो चुकी है। मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा पाई जाती है। उसके अलावा सिंचाई की बात की जाए तो पश्चिमी यमुना कैनाल के द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ पर जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो गेहूं, कपास है।
यहाँ पर एक फूल उत्कृष्ट केंद्र है और एक रंगीन मछली बनाई जाती है, उसकी हेचरी है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, भेड़ियावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसको हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कब दिया गया तो 2021 में इसको यह दर्जा दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में बना है। परिवहन की बात की जाए तो यहाँ से एमपी एक्सप्रेस वे गुजरता है, NH9 गुजरता है, 352 गुजरता है और 334B गुजरता है। उसके अलावा इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर 3 रियासतें हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कब बनी, किसने उनकी स्थापना की और 1857 में किसने उनका नेतृत्व किया था। तो झज्जर रियासत नजामत अली खान ने बनवाई थी। उसके अलावा अब्दुल रहमान खान ने 1857 में इसका नेतृत्व किया था। और दुजाना रियासत है, इसको अब्दुल समद खान ने बसाया था और हसन अली ने इसका 1857 में नेतृत्व किया था। उसके अलावा बहादुरगढ़ रियासत है, 1806 में इस्माइल खान ने बसाया था। बहादुर जंग ने इसका निर्माण 1857 में नेतृत्व किया था। याद करना, तीनों जो रियासतें हैं वो 1806 में बसाई गई हैं। उसके अलावा बात की जाए यहाँ के मंदिरों की तो ये यहाँ के मंदिर हैं, मंदिर और मेले जो यहाँ के फेमस मेले हैं उनके बारे में हमने बात की। उसके अलावा हमने शिक्षा और संस्थान देखे, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, तीसरा सैनिक स्कूल है, परमाणु रिसर्च सेंटर है, कैंसर रिसर्च सेंटर है और एक यहाँ पर सबसे पुराना गुरुकुल है। उसके अलावा यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल जितने भी हो सकते थे हमने पढ़े। उसके अलावा हम बात करते हैं कि हमने यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यहाँ जितने भी लोग जो प्रसिद्ध हैं एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, उन सभी के ऊपर हमने चर्चा की। तो ये था हमारा झज्जर। मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बताना चाहता हूं जो कि मैं हर वीडियो में लास्ट में बताता ही हूं कि हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और इन सारी चीज़ों की जो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी की सब्जेक्ट वाइज क्लासेस डाली जा रही हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है।